नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और वक्त हो गया बिग डिबेट का। आमतौर पर यह माना जाता है कि चुनाव जनता से जुड़े मूल मुद्दों पर लड़ा जाता है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में बीते कुछ चुनाव इसका अपवाद बन गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो अब चुनाव मूल मुद्दों से हटकर प्लांटेड मुद्दों पर लड़ रहे हैं। आप भी ये देख रहे होंगे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के हिसाब से चुनावी मुद्दे हर बार तय कर लेते हैं। ऐसे में यह भी जरूरी नहीं है कि इन मुद्दों का सीधा सरोकार जनता से हो, लेकिन नेता वक्त की नजाकत और माहौल को भांप कर हर पैतरा चलने को तैयार होते हैं। ऐसे में मुद्दा क्या है और क्या होना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे मुद्दों से दूर भाग रहे हैं हमारे नेता, हमारे माननीय। रिपोर्ट देखिए और समझिए। देश में भले ही लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है, लेकिन देश में अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है और उनमें खास तौर से उन राज्यों की सीटें शामिल हैं जो बीजेपी का गढ़ कही जाती हैं। लेकिन चौथे चरण का चुनाव प्रचार बीते 3 चरणों के ट्रैक से जरा अलग नजर आ रहा है। अब चौथे चरण के प्रचार में एक बार फिर राम मंदिर और बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बाराबंकी में एक सभा में पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल सत्ता में आते हैं तो हमारे रामलला को फिर से तंबू में लौटना होगा, क्योंकि वे राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। पीएम ने आगे कहा कि योगी जी से ये सीखना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? इधर कांग्रेस पीएम मोदी के हर बयान पर नजर रखी है और बयान सामने आते ही पलटवार भी देखने को मिलता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए प्रधानमंत्री अब अपने बयानों में एक बार फिर सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दे रहे हैं। वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ध्रुवीकरण को बल मिल सके। एक इंटरव्यू में आदरणीय मोदी जी ने कहा इसी चुनाव के दौरान कि मुसलमान भाइयों को कांग्रेस पार्टी वोट बैंक नहीं समझे और उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनको वोट बैंक समझती है। उनके लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। और दूसरी जगह भाषण में कहते हैं कि सारा बजट का पैसा उन्हीं को दिया इनने 70 साल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार सोशल साइट एक्स के माध्यम से बीजेपी पर हमलावर है। नाथ ने ताजा पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी शुरू से ही चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने और जनता को बुनियादी मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता शिक्षा, रोजगार, महंगाई और विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर टिकी हुई है। जब से 2024 के आम चुनाव की शुरुआत हुई है, तभी से प्रचार में सियासी मुद्दे क्या होने चाहिए, इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। ऐसा लगता है मानो बीजेपी किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने नेता राहुल गांधी को ही फॉलो कर रही है। लेकिन दोनों ही पार्टियों को लेकर जनता किस ओर खड़ी है, इसका फैसला आने वाली 4 जून को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में आप भी देखे होंगे कि जो माननीय हमारे आते हैं वो किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, या कहें कि मुद्दों से किस तरीके से वो किनारा काट लेते हैं, भटका देते हैं। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार सिरोही जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वानी अहुलवालिया हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और खिलावन चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बीजेपी के पास ही चलते हैं, क्योंकि बीजेपी केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्टार प्रचारक वानी जी आपके पास हैं। लेकिन हम उन मुद्दों को नहीं देख रहे हैं, उन मुद्दों को नहीं सुन रहे हैं आपके भाषणबाजी में, आपके नेताओं के भाषणबाजी में, जिनका लोगों से सरोकार होता है, ताल्लुकात होता है। लोग अभी भी रोटी कपड़ा मकान के लिए हैं और आप हवाई जहाज में घुमा रहे हैं। सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार जी।
बिल्कुल मुद्दों पे हम चर्चा बिल्कुल कर रहे हैं, और ये जो चुनाव है ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2024 का जो चुनाव है ये एक बेंचमार्क है, क्योंकि ये हम नींव रखने जा रहे हैं 2029, 2047 विकसित भारत की। जनता इस चुनाव को अपने व्यक्तिगत नजरिए से नहीं देख रही है, देश और राष्ट्र के हित के नजरिए में देख रही है, विकसित भारत के नजरिए में नहीं देख वानी रही जी, है। ये मैं चीजें, कोई बात कर लूं? वानी जी, ये चीजें तो आपने डिसाइड किया, जनता कहाँ डिसाइड किया कि जनता 2047 का सपना देख रही है कि विकसित भारत का देख रही है? ये तो आपने, आपके भाषण क्यों में नहीं आपने डिसाइड देखेगी? किया है। नहीं, बट क्यों नहीं देखेगी? क्या आप नहीं चाहते कि आपका देश प्रगतिशील हो? बिल्कुल क्या चाहिए। आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ की जनता को फायदे हो जो मिल रहे हैं उनको 10 गुना 100 गुना बढ़ाया जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि सड़कों का विस्तार, नवीनीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, ये सब चीजें हो हमारे देश में? क्या आप जानते नहीं है कि लोगों को मकान नहीं मिले, उनको नल में जल मिला है, उनको गैस मिल रही है, माताओं बहनों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, कॉलेजेस और विद्यापीठ स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो उनमें से बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल रही है? आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल वानी जी, क्या आपकी ये बात मुद्दा- सही है। हम चाहते ये हैं, जो मुद्दा- आप बोल रही हैं हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चों को शिक्षा मिले, और हमारे और आपके बच्चे, बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं या फिर कांग्रेस के नेता हैं, उनके बच्चे विदेश में ना पढ़े, हमारे देश में पढ़े, स्वास्थ्य सुविधाएं वही मिले जो उनको मिल रही है। हम चाहते हैं कि वंदे भारत से जो आज जनरल सीट में लोग घूमते हैं, धक्के खाते हैं, पसीना छुड़ाते हैं, वो भी वंदे भारत का सफर करें, और उनके पास भी आप जैसे लग्जरी गाड़ियां हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हमारे देश के आम लोगों को सुविधा मिल पा रही है? मैं लग्जरी गाड़ी में चलती हूँ कि नहीं, वो आपको कैसे पता? नहीं, हम बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, केवल आपकी बीजेपी पार्टी, मैं आपको- हर पार्टियों के बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं वानी जी। और रही बात देश के बच्चों की, तो हमने जितने रोजगार स्टार्टअप्स में दिए हैं, हमने स्टार्टअप्स के, आप देखिए ना क्या दृश्य है आज, 90,000 से ज्यादा, और उसमें कितने यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न मतलब बिलियनियर्स। तो कितने महिलाओं को जो एनजीओ के ग्रुप से, उनमें जो ये महिलाएं आदिवासी और जनजातीय क्षेत्र की हैं, कभी उनकी कल्पना नहीं की। जो बच्चे जिनको पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं मिलती थी, जनजातीय क्षेत्र में इतने हॉस्टल्स की सुविधा हो गई है, और केवल स्पेशल जनजातीय क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज, इसका विस्तार कैसे किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण कैसे हो रहा है, आधुनिकीकरण की जितनी, औद्योगिकरण की जितनी सुविधाएं हैं वो कैसे, अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो फिर क्या ये रोजगार नहीं दे रहे? क्या अंतरिक्ष से कोई आ रहा है सड़कें बनाने, इमारतें बनाने, उद्योग में काम करने? स्किल डेवलपमेंट पे इतना जोर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, दूसरे स्किल डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं, ये आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। क्या आप और हम आत्मनिर्भर नहीं देखना चाहते हमारे देश को? नहीं, सपने तो हम देखते हैं, सपने हम देखते हैं, मंचों से सपने हमें दिखा दिया जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ तस्वीर जो होती है वानी जी, हकीकत जो तस्वीर होती है वो हम भी देखते हैं, वो कुछ दूसरी होती है। ठीक, हम कांग्रेस पार्टी से पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने भी तो बहुत सालों तक राज किया है, देश की कमान आपके हाथों में रही है। 40 साल में था वो, तो अभी भी रो रहे हैं कि गरीबी नहीं आई। केदार जी, हम भी आपको मंचों में देखते हैं, आपके नेताओं में देखते हैं कि इस समय बयानबाजी के जो तरीके बदल गए हैं। आप आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया है, इस पार्टी ने ऐसा किया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं, उसी राह पे कर रहे हैं, आप भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपकी भी बयानबाजी में चीजें बहुत कम होती है, कहीं आप लोकतंत्र खतरे में बता देते हैं, तो कहीं तानाशाही बता देते हैं, कहीं अडानी अंबानी बता देते हैं। साहब, आपकी भी तो कहीं ना कहीं उसी में दार गली हुई है। आज पहली बार तो हुआ नहीं कि आपके समय में ये जो भी करोड़पति, अरबपति और बिजनेसमैन ना रहे हो, या संबंध आपका ना रहा हो, लोगों को क्यों भटका रहे हैं? आप भी तो सरकार चला चुके हैं। देखिए जी, हम लोग ने जो सरकार चलाई है वो जनहितैषी सरकार चलाई है, जनता के निर्णय से और कानून कायदे से सरकार चलाई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरह सरकार नहीं चलाई है कि 2 लोगों को, 4 लोगों को, 25 लोगों को अमीर बनाया जाए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे यहाँ नहीं आई है। हमारे यहाँ जब भी कोई रिपोर्ट आई है, कोई ने पब्लिकेशन लगाया तो उनको हटा दिया गया। सवाल यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोगों की आंख में धूल झोंक रही है, मिर्च झोंकने का काम कर रही है। सत्ता में यह है ना, ये सपने तो बड़े बड़े दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की अभी,
सर मध्य प्रदेश में 80-90 जो ट्राइबल ब्लॉक है उनमें 2400 स्कूलों में प्राध्यापक ही नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आपको ऑथेंटिक आंकड़े। सर अभी 29,000 स्कूल में बंद होने की बात आ गई है। जो मध्याह्न भोजन है वो 2 रोटी मिलता है, उसमें भी घोटाला हो रहा है। जो गरीबों को 5 किलो अनाज मिलता है वो सबसे खराब क्वालिटी का मिल रहा है। इनकी खुद की उसमें पार्टी के लोग क्या करें। और भ्रष्टाचार तो किस लेवल पे आ गया कि आज उनके विधायक ने और रतलाम के ऊपर से खुद ने सामने वीडियो जारी किया कि 3 लाख रुपए पुलिस वाले लोग उनके लोगों से ले रहे हैं। मतलब इससे बड़ा भ्रष्टाचार का आलम क्या होगा। और मैं अभी 1% मंडी में बैठा हूँ, मैं मंडी में हूँ, अपनी फसल बेचने आया हूँ। कई किसानों के लिए व्यवस्था नहीं है। किसानों का जो MSP पर फसल बिकना चाहिए था वो फसल नहीं बिक रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वादा किया था, हमसे वादा किया था 2700 रुपए में गेहूं खरीदने का। बताइए कहाँ पर है। 3100 रुपए में धान की बात की थी, कहाँ है। आप इनसे पूछिए कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश के जो अस्पताल है वो रेफर सेंटर बन चुके हैं। ब्लॉक और जिले के इलाज ही नहीं हो रहा, दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जाते हैं तो फिर तो रेफर कर दिए जाते हैं। तो किस तरीके से ये बातें कह रहे हैं कि हम लोग 1947 की बात करेंगे। ये जो कह रहे हैं ना बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क संविधान बदलने का बेंचमार्क है। ये किसानों को जमीन हड़पने का बेंचमार्क है। ये आदिवासियों से उनका अधिकार छीनने का बेंचमार्क है। ये एट्रोसिटी एक्ट को छीनने का है। ये गरीबों को आरक्षण जो है उसको छीनने का है। ये देश में एक तरफा राज खत्म करने का बेंचमार्क है। अगर आपके समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपने इतने सालों तक सरकार चलाई, तो आप विपक्ष में क्यों बैठे? कभी आपने आत्ममंथन किया है? आपके समय बहुत सारे घोटाले हुए। आदर्श घोटाला आपके समय हुआ, आपके सामने बहुत सारे घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, घोटाला नहीं हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हुआ। क्या आपके समय नहीं हुआ? क्या आपकी सरकार नहीं हुई? आप उस समय कहां थे? ये तो उसमें रिपोर्ट में आया था, उसके आधार पर वहां कर दिया। घोटाले तो अभी हो रहे हैं ना सर। अच्छा, पहले कुछ नहीं हुआ था? जो है सर, हमने तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने देश की प्रगति, आपने की उन्नति की, आपने लोगों को शिक्षा दिया, रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, फिर भी आप विपक्ष की भूमिका में है। कैसे आप काम कर रहे थे? कैसे आप सरकार चला रहे थे? कितना अच्छा आप काम कर रहे थे कि आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन कहीं उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि आपकी सरकार या फिर आपकी सीट बन जाए। मध्य प्रदेश की हालत यही है, उत्तर प्रदेश की हालत है, देश के हर राज्यों में ये हालत है। तो किस तरीके से आप मजबूती से काम कर रहे थे? किस तरीके से लोगों का जुड़ाव आपके साथ था? चंद्राकर जी आपके पास आएंगे। चंद्राकर जी, हमारा जो मूल मुद्दा आज का यही है कि जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, आवश्यकताएं आज भी कहीं ना कहीं सिमटी हुई है। मूलभूत रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर इन 5 चीजों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे मुद्दे नहीं हैं। अगर हैं तो चुनिंदा लोगों के लिए हैं, लेकिन 80% लोग इन्हीं मुद्दों पर सिमट जाते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए होड़ मची हुई है, बयानबाजी चल रही है, वो बयानबाजी सही है? जिस तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या वो मुद्दे लोगों के सरोकार से जुड़े होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कोई भी पार्टी इसमें अछूता नहीं, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। कोई पार्टी थोड़ा कम तो कोई थोड़ा ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन कहीं राम मंदिर का मुद्दा उठता है तो कहीं हिंदू का, कहीं मुसलमान का, कहीं सिख का, कहीं कश्मीर का, जिनसे लोगों का सरोकार बहुत कम होता है। जब आदमी खाना खाएगा, रहने के लिए होगा, कपड़े पहनने के लिए, उसके बाद आगे सोच सकेगा। लेकिन 80% आबादी तो इसी में 2-4 रोज कर रही है। चंद्राकर जी, देखिए, मुख्य धारा के सारे राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी और शिवसेना हो या राजपा हो, सारे दल जो भी भारत देश में रजिस्टर्ड दल हैं, सारे दल के लोग मुद्दों से भटक के ही बात करते हैं। गैर जरूरी मुद्दों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाते हैं जिसका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। आपने ठीक कहा कि 140 करोड़ जनसंख्या के लिए आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव पूरी तरह से हर क्षेत्र में बना हुआ है। चाहे पीने का पानी हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा की सुविधाएं हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, सारे के सारे चीजें लगातार जो है
बेहतर होने का प्रयास नहीं कर रही है, हो रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब स्थिति सबसे बदतर हो जाएगी, तब इन राजनीतिक दलों के नेताओं के आंख खुलेंगे भी कि नहीं खुलेंगे, इसकी भी बहुत दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम आजादी के बाद से लगातार देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल में हो, चाहे भाजपा का 10 साल का शासनकाल है, चाहे अटल जी का शासनकाल रहा हो, हर शासनकाल में हम देखते हैं कि मूल मुद्दों से भटक कर ही बात की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा, और तक को प्राप्त होने वाली मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित ही रखा जाता है। उनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था, माकूल व्यवस्था नहीं होती जिससे उसके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, गरीबी से निजात पा सके, बेरोजगारी से निजात पा सके। महिला सुरक्षा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। राज्यों में जो है जिस तरह के टकराव की स्थिति है वो भी हम देखने को हमें मिलती है। मणिपुर की स्थिति के बारे में आप और हम सब जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो जरूरत है लोगों को, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, चाहे चुनाव हो चाहे गैर चुनाव का मौसम है, उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए राजनीतिक दलों का, जिसका अभाव पूरी तरह से पटल पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। वानी जी, आप खुद एक महिला हैं, ससम्मान आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात आप करती हैं, आपकी पार्टी करती है, महिलाओं को सशक्त कराने की बात आप कहती हैं, लेकिन क्या वाकई में महिलाएं हमारे देश और प्रदेश की सशक्त हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनावों के समय महिलाओं को 1000 रुपए का प्रलोभन दिया जाता है। ठीक है, अगर आपकी योजना है तो हम आपसे ये पूछते हैं कि योजना पहले भी तो आ सकती थी। सरकार तो आप 20 साल से चला रहे हैं, इन 4 साल 5 साल में आप पिछली सरकार चलाई तब क्यों नहीं आई? इसके बाद आपके उलट राहुल गांधी जी ने भी लक्ष्मी योजना ला दी है, महालक्ष्मी योजना। 1 लाख रुपए वो साल का देंगे। आप 12,000 देने की बात बोलती हैं तो वो 1 लाख देने की बात कर रहे हैं। आप एक तरफ ये भी बोल रहे हैं, आपके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि फ्री में रेवड़ियां बांटी जा रही है। क्या जनता नहीं समझती कि फ्री की रेवड़ियां आप भी बांट रही हैं, चुनाव के समय बांट रही हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जनता इन चीजों का हिसाब देती है? मैं 2-3 जो टिप्पणियां थी उन सब पे ही बोलना चाहूंगी। प्लांटेड मुद्दे है ना, तो प्लांटेड मुद्दे कहाँ से आए हैं? प्लांटेड मुद्दे आए हैं जब किसी गैर जिम्मेदार तरीके से एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कह दिया पाकिस्तान से डरो, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से एक और नेता ने कहा वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक और नेता ने बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से कहा अगर 400 पार हुई तो आग लग जाएगी देश में। किताब हिलाते हुए कहा कि संविधान खतरे में है। तो भाई संविधान कैसे खतरे में है? 100 बार संशोधन आपने किया है, हम तो अभी आए हैं शासनकाल में, और हम 10 सालों में वो गड्ढे भर रहे हैं जिनको आपको 40 साल में काम करना चाहिए था, पर आप नाकाम रहे। रही बात भ्रष्टाचार की, तो आपको मैं इतना याद दिला दूं, बोफोर्स का केस याद होगा। राजीव गांधी पहले नेता ऐसे थे, पहले प्रधानमंत्री जिनको कोर्ट जाना पड़ा था अपना बयान देने। ही हैड टू गो टू कोर्ट। आप जानते हैं ना कि जितने भ्रष्टाचार के केसेस कांग्रेस के जितने साथी गणों पे है, चाहे वो मायावती का है 2005-6 से, मुलायम सिंह का 2004 से, लालू जी का 97 से, टीएमके का 2007 से, कोई भी केस वर्तमान का नहीं है, सब पुराने केस है जो चलते आ रहे हैं। और कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ गई इनकी? क्योंकि कांग्रेस के पास नीति वीति कोई आपसी उनके पास कोई तरीका ही नहीं है राष्ट्रवाद। नहीं वानी जी, आप बात सही बोल रही हैं, लेकिन हमने आपके शासन काल में भी तो देखा है कि बहुत सारे जो बड़े आदमी हैं, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, उनका अरबों करोड़ों का जो लोन है वो माफ हो जाता है, और जिनका 1 लाख, किसानों का 1 लाख रुपए का लोन होता है तो उनको पुलिस 4 बार धक्के मारकर मारते पीटते उसको थाने ले जाती है। हम वो भी तो तस्वीर देखते हैं वानी जी। नहीं, मेरे को बात तो करने दीजिए, बहुत एक तरफा बात हो रही है, मेरे को बात तो करनी दीजिए। हमने बात अपनी महिलाओं से की है, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे की बात आपसे की है, आप जवाब नहीं दे रही हैं। मैं सब जवाब दे रही हूँ। मैंने आपसे कहा था शुरू में ही एक एक करके हर मुद्दे पे आऊंगी। ठीक है, समय हमारे पास कम है वानी जी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महिलाओं की बात हो रही है तो हम मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन कर रहे हैं, 50 डेथ पेनल्टीज हो चुकी है। आईसी के माध्यम से हम इसमें शिक्षा देते हैं। 36% महिलाएं हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। हम इसरो में 56 महिलाओं के एक टीम ने, वैज्ञानिकों ने
चंद्रयान का एक सफल नियोजन किया था उस पूरे प्रोजेक्ट का, और हम कैसे बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं दिखता। तो भाई ये जो बार बार टिप्पणी करती है कांग्रेस अदानी को और अंबानी को, ये 4 बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल नहीं कर सकते भाई साहब। हमको देख के परख के, ये अज्ञानता का प्रमाण है दे रहे कांग्रेस प्रवक्ता। अदानी के 8 या 9 राज्यों में जहां हाल ही में MOU साइन हुए हैं, वो कांग्रेस या उनके साथी गणों के प्रदेश है, वहां पे उनकी राज्य सरकार है, उसकी बात क्यों नहीं करते वो? मैं जवाब दे दूं हिंडनबर्ग के ऊपर आप हिंडनबर्ग के ऊपर टिप्पणी दे रहे वानी हैं। जी, तो सवाल इसलिए हमने हिंडनबर्ग में कांग्रेस से क्या यही हुआ किया था कि और ताल्लुकात जो है बड़े क्या बिजनेसमैनों से जवाब दिया आपका था? भी रहा है, ऐसा नहीं रहा कि आप अछूते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वही काम बीजेपी भी कर रही है, वही काम और कांग्रेस भी कर रही है, महिलाओं की- और अगर 400 पार के आप जो नारे आपने दिया है, फिर या फिर आपकी सरकार अगेन बनती है, तीसरी बार सरकार बनती है, तो फिर से वही चलेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस पार्टी भी यही करेगी। अछूती नहीं है कांग्रेस पार्टी, कहीं से अलग से बनकर नहीं आई है। सवाल हमारा ये है सिरोही जी कि जनता के मुद्दे कब आएंगे? आप ठीक है आरोप प्रत्यारोप लगा देंगे, पार्टी बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाएंगे, विचारधाराएं तो पल भर में बदलते हमने देखी है। लेकिन साहब आम लोगों का क्या होगा? क्योंकि मसीहा के तौर पर आप आते हैं, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, जनता सोचती है कि आप ही वो हैं जो लोगों के भाग्य को बदलेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप काम करते हैं तो लोग तो कहीं ना कहीं परेशान हैं, लोगों को लगता नहीं है। आप 24 पहुंच चुके हैं, ये 4 में हमने वादे देखे हैं, हमने 14 में भी वादे देखे हैं, 19 में भी देखे हैं, 24 में भी देखे हैं, वादे दावे बहुत हुए, लेकिन जो आम लोग हैं वो आज भी वहीं पे हैं। सिरोही जी, देखिए, आम लोगों की स्थितियां वाकई में बहुत ही खराब है, विशेषकर गरीब तबके की, किसान दया तबके की, मजदूर तबके बहुत की। दया आ रही सिरोही जी अब आपको आम लोगों की। अभी तक कहां थे आप? नहीं, ये अभी तक हम थे तभी तो गवर्नमेंट की नौकरियां थी, पेंशन मिल रही थी, स्कूलें खुल गई थी, अस्पताल खुल गए थे, लोगों की जमीनों के नामांकन हो गए थे, और हमारे लोगों ने कभी भी इस तरह की बयानबाजी नहीं दी कि मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम नेता हैं, वहां पर सरकार, राज्य सरकार उनकी खुद की है, कैसे बुलडोजर चल जाएगा? कैसे मंगलसूत्र और भैंस की बात कर रहे हो? आपके कांग्रेस के आज किसी आज नेता की ने तारीख दिया में ना यह बयान? करना चाहिए था कि ये लोग जो हैं कांग्रेस के लोगों को ले जा रहे हैं उधर जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, और इनके यहाँ जाके पाक साफ हो रहे हैं, इन पे जवाब तो इनको देना चाहिए। आज पूरा लद्दाख परेशान है, लद्दाख रोज वीडियो लाइव करके दिखा रहा है कि चीन आ गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि म्यांमार के लोग आके हमारे इधर आ गए, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। आज की तारीख में कोई भी चीज अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछो, उनकी जिम्मेदारी याद दिलाओ, तो भगवान राम का चेहरा सामने ले आते हैं, हिंदू मुस्लिम कर जाते हैं, नहीं तो आप क्या करते पाकिस्तान हैं? का डर दिखाते हैं। सिरोही जी आप भी तो वही करते हैं, आप पीछे कहां हटे हैं? नहीं, आप भी वही कर रहे हम हैं, तो बस सर, आपको हमारा तो अपना पूरा नहीं दिख चुनाव रहा देख है। लीजिए। और हम आपसे सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमको आपका भी दिख रहा है, बीजेपी का भी दिख रहा है, और जो लोग सर, मैं परेशान ससम्मान कह रहा हूं, हैं, आप हमारी जो पूरी लोग रैलियां देख लीजिए, परेशानियों को झेल रहे हैं, उनका दर्द हमें दिख रहा है, इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं। चंद्राकर जी, हमने और आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है, किस तरीके से कांग्रेस का कहना है। आज डिबेट में अगर इस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं तो इसमें भी चीजें लिखी लिखाई आ रही है जो हम अक्सर देखा करते हैं। सवाल हमारा कुछ होता है, हमें कहीं ले जाया होता है। जिस तरीके से हमारा मुद्दा है कि हम मुद्दों से दूर केवल आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी पे घूमते फिरते रहते हैं। ये आधे घंटे भी निकल जाएगा क्योंकि बहुत साल निकल चुके हैं। 4 से लेके 14 निकल गया, 14 से 19 निकल गया, अब 24 में हम खड़े हो गए हैं। अब बात कर रहे हैं 29 और 47 की। विकसित भारत कैसे होगा चंद्राकर जी? आज भी लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लाइनें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी मंदिरें बन जाएगी, ठीक है मंदिर बनना अच्छा है, लेकिन अब मंदिर बनने के बाद मंदिर के बारे में बात करना कि दूसरी सरकार आएगी तो राम हट जाएंगे, फिर तंबू में चले जाएंगे, नहीं लगता कि गुमराह किया जा रहा है? भाई मंदिर के सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों की तादाद में हैं, जो भीख मांगते हैं, जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है। वो 4 व्हीलर से नहीं आते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, वो करोड़ों का चढ़ावा नहीं करते हैं, उनको तो रोटी चाहिए साहब, भूख लगी है उनको। मंदिर में आप कितना भी चढ़ा देंगे, लेकिन राम तो देख रहे हैं, राम तो सबके हैं,
केवल बीजेपी के नहीं है, केवल कांग्रेस के नहीं है, राम सबके हैं, एक एक गरीब के हैं, एक चींटी के हैं, कीड़े के हैं। तो राम तो सब देख रहे हैं। राम को भी दर्द होता होगा, दुख होता होगा कि सामने हमारा भक्त जिसकी आत्मा हमने दी है वो भूखा है और हमारे ऊपर चढ़ाए जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हो, राजनीति किए जा रहे हो, कुर्सी पे बैठे जा रहे हो चंद्राकर जी। जिस तरह से देखिए राजनीतिक दल जिस तरह से गैर जरूरी मुद्दों को उठाती जा रही है, जो जनता से सरोकार नहीं रहती, ऐसे मुद्दों पर लगातार चर्चा करवा रही है, उसका मूल सिद्धांत ये है, मूल कारण ये है कि कोई भी राजनीतिक दल जनता की मूलभूत सुविधाओं के विकास के तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपने सही कहा, यदि हमें विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले देश की गरीबी को दूर करना चाहिए, जो बेरोजगारी की स्थिति है देश में उसे दूर करना चाहिए। आपने किसान की बात कही थी, निश्चित रूप से किसान, बड़े लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, जो सक्षम 22-23 जो सक्षम बड़े उद्योगपति उनका कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान के कर्जे माफ करने के लिए राजनीतिक दलों की घिघिया बन जाती है, जबकि बहुत जरूरी है। किसान के आय को दोगुना करने की जरूरत है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान जो है एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी की स्थिति ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर यह है कि मनरेगा जैसे काम भी नहीं हो रहे हैं, मनरेगा जैसे मजदूरी लोगों को मिलती थी उसका भी लगभग काम ठप्प सा पड़ गया है। और मुझे लगता है कि यदि लोगों का जीवन स्तर उठाना है तो छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ ऐसे लोगों को ग्रामोद्योग से जोड़ना चाहिए जो बहुत अभावग्रस्त हैं, और उन्हें अपने जीवन स्तर को ऊंचे उठाने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए जिसका अभाव है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार या कोई भी सरकार में आ जाए, चाहे वो भाजपा रहे चाहे कांग्रेस रहे, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में ज्यादा इनका ध्यान है। मुझे लगता है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय आम आदमी को सक्षम कर दे, गरीब को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाल के उसको सामान्य रूप से जीवन जीने का अवसर प्रदान कर दे। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तभी हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, तभी हम जो विश्व में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं उस पर हम अमल कर पाएंगे। मूल सिद्धांत यही है कि आम आदमी की जब तक समस्याओं का निराकरण आप नहीं करेंगे तब तक तो नहीं हो सकता, तब तक मुझे लगता है। चंद्राकर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे पास बैठे हैं क्योंकि आप ही लोग हैं जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपसे गुजारिश भी यही है कि शायद इन चीजों को आप समझेंगे और सरकार अगर लोग आपको मौका देती है तो आप इंप्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि लोगों की जरूरतें, लोगों की आवश्यकताएं ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, संवाद का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से 2024 के चुनाव में मुद्दों से दूर बयानबाजी का दौर चल रहा है, क्या यह सही है क्या गलत है, इसका फैसला जनता करती है और जनता को सब कुछ समझ में आता है। जनता वोट डालने जाती है। लेकिन अब जनता 2024 में सत्ता की चाबी किसके हाथ सौंपेगी, किस पर भरोसा होगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।